Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying the Code of Criminal Procedure 1973 and next question is explain the procedure of trial of the offences before the court of session. तो कोर्ट ऑफ सेशन में एक क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलता है इसका सारा प्रोसीजर आपने यहाँ पे देखना है। देखिए आपने वारंट केस का ट्रायल देखा, उसका प्रोसीजर देखा कैसे चलता है, समन केस का प्रोसीजर कैसे चलता है ये भी आपने देखा। कोर्ट ऑफ सेशन में जो प्रोसीजर होता है वो समहाउ डिफरेंट होता है, इनसे ऑलमोस्ट सेम है अपॉन द पुलिस रिपोर्ट की तरह ही है, लेकिन डिटेल्स एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और डिटेल ट्रायल यहाँ पे होता है क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में जो मामले आते हैं वो जनरली हीनस क्राइम ही होते हैं, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज़्यादा होता है, तो उनका एक डिटेल ट्रायल जो है होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो वारंट केसेस के सारे आपके प्रोसीजर यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन कुछ एडिशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल कैसे होता है इसको हम देखेंगे। सेक्शन 225 टू सेक्शन 237 से लेके जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो है सेशन कोर्ट का स्पेशली ट्रायल बताया गया कि अगर कोई मैटर सेशन कोर्ट में आता है तो उसका ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा, उसका कैसे जो है पूरा सारा प्रोसीजर वहाँ पे चलेगा। देखिए हर कोई केस जो है ट्रायल जो है सेशन कोर्ट में नहीं जाता, वही केस जो है ट्रायल सेशन कोर्ट में जाते हैं जो कि जिस पे जो है सेशन कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन जो है सेक्शन 209 के अंडर जिन केसेस का होता है वही जाते हैं सारे जो केसेस जो होते हैं सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन में। देखिए यहाँ पे लिखा Here it is important that any matter doesn't come directly for the trial before the court session. Such matter is committed for the trial to the court of session under the section 209 of the Criminal Procedure Code 1973. तो section 209 के अंदर जो मैटर दे रखे हैं वही मैटर जो हैं वो सेशन कोर्ट में जाते हैं। Any matter is committed to the court of session when it has the exclusive jurisdiction to try such offences. तो वही मैटर जो है सेशन कोर्ट में जाता है जिस केस को सुनने की, जिस मैटर को सुनने की कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो है एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होती है। द सुपरिटेंडेंट एंड द रीमेंबरसेंट ऑफ लीगल अफेयर्स वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष घोष 1979 सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें भी यही बोली गई थी। एक्चुअल में सेशन कोर्ट के पास वही मामले जाएंगे जिन मैटर को सुनने की सेशन कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होगी। देखिए व्हेन सच केस इज कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन देन फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड। अगर कोई मामला जो है सेशन कोर्ट में आता है, उसकी जुरिसडिक्शन में आता है, तो उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा ये अब यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले सेक्शन 225 में कंडक्ट ऑफ द ट्रायल, तो आपने वारंट केसेस में भी देखा था। वारंट केसेस में भी जो जहाँ पे जो पनिशमेंट जो है सेंटेंस जो होती है 2 साल से ऊपर की हो, जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, डेथ हो सकती है, वो सारे मैटर वारंट केसेस में आते हैं। तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि जो ट्रायल का जो कंडक्शन होती है, ट्रायल को जो स्टार्ट करता है वो प्रोसिक्यूशन ही करता है। तो सेशन कोर्ट का जब ट्रायल स्टार्ट होता है वहाँ भी प्रोसिक्यूशन ही पहले अपना केस रखता है, स्टेट ही जो है अपना पहले केस रखती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 225 ऑफ द कोड इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूशन किसके थ्रू चलाई जाएगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू चलाई जाएगी। इट इज़ अ राइट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू स्टार्ट द प्रोसिक्यूशन, एग्जामिन द विटनेस एंड विड्रॉ द केसेस। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जो है राइट है कि वो प्रोसिक्यूशन की स्टार्ट भी करेगा, अभियोग चलाएगा भी, एग्जामिन भी करेगा विटनेस को और केस को विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये बात में ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सेशन कोर्ट के ट्रायल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूशन की स्टार्ट करता है, विटनेस को वहाँ पे एग्जामिन करता है और चाहे तो केस को विड्रॉ भी वहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सेक्शन 226 के अंडर स्टेटमेंट ऑफ द मैटर बाय द प्रोसिक्यूटर। व्हेन एनी केस इज कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209, जब कोई भी केस जो है सेशन कोर्ट को जो है कमिटेड किया जाता है सेक्शन 209 के अंडर, एंड द अक्यूज अपेयर और इज ब्राउट बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन देन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस फॉर डिस्क्राइबिंग। और कोई भी अक्यूज जो है सेशन कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपना केस ओपन करता है। क्या बताता है वहाँ पे? द चार्ज ब्राउट अगेंस्ट द अक्यूज, क्या क्या आरोप जो है उस आरोपी पे लगे हैं,
वट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, और वो कौन कौन से एविडेंस वो प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में जिससे उस अक्यूज का, उस आरोपी का जो है वहाँ पे गिल्ट जो है प्रूव हो सके। तो सेक्शन 226 के अंडर जो है स्टेटमेंट जो है प्रोसिक्यूशन सबसे पहले देता है। डिस्चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When a case come before the court of session, then the court of session shall, जब कोई भी केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास आता है जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपनी पूरी स्टेटमेंट देता है, बताता है क्या आरोप जो है अक्यूज पे लगे हैं और कैसे वो उनको प्रूव करेगा। तो मजिस्ट्रेट पहले क्या करेगा, कंसिडर द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड अलॉन्ग विद, तो वो सभी डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए गए हैं मजिस्ट्रेट के सामने उनको देखेगा और कोर्ट ऑफ सेशन जो है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, रिकॉर्ड को कंसिडर करेगा। हेयर द अक्यूज एंड द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर सच हेयरिंग, दोनों आरोपी को भी और प्रोसिक्यूशन को भी सुनेगा और दोनों को सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग, उसको नहीं लगता कि यहाँ पे इतने ग्राउंड हैं कि प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जा सके, तो उसी टाइम पे वो अक्यूज को वहाँ पे डिस्चार्ज कर सकता है, छोड़ सकता है सेक्शन 227 के अंडर। देखिए, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन को आफ्टर द प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट ये लगता है कि वहाँ पे कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने का अक्यूज को सुनने के बाद भी, तो वैसा कर सकता है। इट इज़ जनरली कॉल्ड द चार्ज आर्गूमेंट, और चार्ज आर्गूमेंट के बाद भी जो है किसी पर्सन को, आरोपी को वहाँ पे डिस्चार्ज किया जा सकता है। इन सच अ मैटर कोर्ट शुड नॉट एक्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस एंड कंसिडर ऑल द फैक्ट डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, तो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करता वहाँ पे। दिलावर बाबू वर्सेस ऑफ महाराष्ट्र, कोर्ट जो है सभी फैक्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट को अच्छे से जो है उनका परीक्षण जो एग्जामिन करने के बाद ही ऐसा डिसीजन कोई लेता है। नेक्स्ट आपके पास फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पे अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में फिर वो चार्ज जो है फ्रेम किए जाएंगे, आरोप जो है अब लगाए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने जो आरोप लगाए हैं उनको यहाँ पे फ्रेम किया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। If after the considering the having the cause a case, the court is of the opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed and the offence and the case is exclusively triable by the court of session, it shall frame the charge in writing against that accused। तो यहाँ पे अक्यूज को सुनने के बाद और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है जिसके बल में लगता है कि उस अक्यूज ने कोई क्राइम किया है और ये जो प्रोसीडिंग है ये ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो उसको सुन सकता है, तो वहाँ पे फिर चार्ज फ्रेम कर देंगे अगेंस्ट दैट अक्यूज। It shall be read and explained to the accused and accused shall be asked whether he pleads guilty or claim to be read। तो जैसे ही चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं वो चार्ज उस अक्यूज को सुनाए जाते हैं, वो आरोप जो आप पे लगाए गए वो सुनाए जाते हैं और उनको वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं और एक्सप्लेन भी किए जाते हैं, और साथ में उसको बोला जाता है कि यू वांट टू बी प्लीड गिल्टी, कि आप चाहते हैं, आप अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं, और क्लेम टू बी ट्राइड, और अपना ट्रायल जो और या आप अपना वो ट्रायल जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये जो है आफ्टर फ्रेमिंग चार्जेस होगा। बट इफ द कोर्ट फाइंड दैट द केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर कोर्ट को यहाँ पे लगता है कि ये जो केस उसके सामने आया है ये ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट के पास की जुरिडिक्शन में ये नहीं आता है, इट मे फ्रॉम अ चार्ज फॉर्म अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज एंड ट्रांसफर द केस टू द जुडिशियल टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो फिर वो उस कंडीशन में क्या करेगा, चार्ज तो वहाँ पे वो फ्रेम कर देगा लेकिन उस अक्यूज का जो केस है, ये जो केस है यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स क्या होती है कि वो 7 साल तक की सजा वो वहाँ पे दे सकता है, वहाँ पे उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। अपॉन सच ट्रांसफर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल ट्राई द ऑफेंस ऑफ अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर फॉर ट्राई द वारंट केसेस इंस्टीट्यूट ऑन द पुलिस रिपोर्ट। और अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास वो केस जाता है तो आपको पता है, तो फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है प्रोसीजर के अंडर ट्रायल चलाएगा, और वो केस कौन सा होगा, वारंट केस इंस्टीट्यूट ऑन द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कि रिपोर्ट के बेसिस पे कोई केस जो इंस्टीट्यूट किया जाता है जो कि वारंट केस होता है, तो उस ट्रायल को वो वारंट ट्रायल की तरह जो वहाँ पे चलाएगा अगर मैटर जो है ट्रांसफर किया जाता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। सेक्शन 228 में लिखा है, वाइल फ्रेमिंग द चार्जेस कोर्ट शैल ओनली सी द देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट। एट दिस जंक्चर is not need for praising the witness। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस SB जौहरी AI 2000 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ये बोला गया कि जब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो वहाँ पे कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि उस उस अक्यूज के अगेंस्ट जो है प्राइमा फेसाई केस जो है प्रथम दृष्टता से वहाँ से केस बन रहा है, वहाँ पे किसी तरह की प्रेज वो विटनेस की
नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया यहाँ पे। सोमा चक्रवर्ती विद स्टेट ए एट 2007 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वाज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट द फ्रेमिंग चार्ज ओनली दैट थिंग इज सफिशिएंट टू रिकॉर्ड व्हिच शो दैट द अक्यूज हैज कमिटेड द क्राइम। इसी बात पे यहाँ पे फ्रेम चार्ज जो है फ्रेम कर दिए जाएंगे कि वहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है कि उसने कोई ऐसा क्राइम वहाँ पे किया हुआ है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वसी मोहन लाल सोनी ए एट 2002 के केसेस में भी यही बोला गया है। If any document is produced by the accused during the framing of the charge, then it shall be considered by the court। जब चार्ज फ्रेम किए जा रहे थे तो चार्ज फ्रेम के दौरान, अब नेक्स्ट आपके पास प्ली ऑफ गिल्टी। तो प्ली ऑफ गिल्टी में क्या होता है, देखिए जहाँ पे अब चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं और चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वहाँ से एक्यूज से पूछेगा कि आप प्ली गिल्टी करते हो, अगर वो प्ली गिल्टी करता है तो वहीं पे जो है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और वहाँ पे उसको जो है उसको कन्विक्ट वहाँ पे कर दिया जाएगा और पनिशमेंट वहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी। प्ली ऑफ गिल्टी, इफ आफ्टर द चार्ज इज रेड आउट एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड एंड he plead guilty, then the court shall record the plea and may in the discretion convict him। तो जैसे ही चार्ज उसको सुनाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं और उसको एक्सप्लेन किए जाते हैं, अगर वो कोर्ट के सामने जो है अपना आरोप, जो उस पर आरोप लगे हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, तो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसके प्ली को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और कोर्ट जो है अपने डिस्क्रिशनरी पावर पे उसको जो है कन्विक्ट वहाँ पे कर देगी। सेक्शन 229 के अंडर लिख रखा है। हेयर इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द प्ली ऑफ गिल्टी शुड क्लियर एंड कन्फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे वो प्ली गिल्टी कर रहा है, प्ली ऑफ गिल्टी कर रहा है, वो क्लियर होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। इफ़ द अक्यूज स्टेट्स दैट द रीजन ऑफ एक्सीडेंट वॉज ब्रेक फेलियर देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ प्ली ऑफ गिल्टी। तो प्ली ऑफ गिल्टी हमेशा क्लियर होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। आप फिर भी यही जहाँ पे डिफेंस ले रहे हैं कि किसी केस में एक्सीडेंट का जो कारण था वो ब्रेक फेलियर था, तो ये प्ली ऑफ गिल्टी नहीं है, आप जो है अपना जुर्म नहीं मान रहे हैं, तो इसको हम प्ली ऑफ गिल्टी नहीं बोलेंगे। स्टेट वर्सेस हेम्पा चंद्रा सिदप्पा ए एड 1969 गोवा का केस है। तो नेक्स्ट आपके पास प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब देखिए अगर एक्यूज जो है प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करता है, ट्राइड टू क्लेम टू बी ट्राइड करता है, वहाँ पे अपना ट्रायल चलाना चाहता है, तो उस कंडीशन में अब सबसे पहले जो है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस वहाँ पे होगी। व्हेन द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड देन कोर्ट शैल फिक्स अ डेट फॉर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो कोर्ट जो है अब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की जो है डेट वहाँ पे फिक्स कर देगी और मे इशू प्रोसेस फॉर द कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, और वहाँ पे प्रोसेस को इशू कर सकती है और किसी भी विटनेस को कंपेल कर सकती है कोर्ट में अटेंड होने के लिए और कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकती है सेक्शन 320 के अंडर 230 के अंडर। On the date so fixed, the court shall proceed to record the statement of present witness and court may permit the cross-examination of any witness to be deferred or recall any witness for the further cross-examination section 230। तो जिस दिन जो है डेट फिक्स होती है प्रोसीडिंग की, तो उस दिन सभी विटनेस की जो है स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड की जाती है। कोर्ट परमिट कर सकती है उस स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए और उसको जो है कभी फ्यूचर में कभी भी उस विटनेस को फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रिकॉल भी कर सकती है। वहाँ पे सेक्शन 231 के अंडर ये बताया गया। When any witness appear before the court there shall be no delay as possible in the examination। तो जैसे विटनेस जो है कोर्ट में अपेयर हो जाता है, कोई भी डिले वहाँ पे नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में। बट इफ एनी डिले हैपन्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस देन मेनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसिक्यूशन मैटर कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अगर वहाँ पे डिले होता है किसी विटनेस की स्टेटमेंट को एग्जामिन करने का, तो उसके बेस पे प्रोसिक्यूशन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बंटी उर्फ गुड्डू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AR 2004 SC के केस में ये बोला गया। एक्यूटल, तो यहाँ पे भी एक्यूटल हो सकता है। आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी एक्यूटल हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन the accused and hearing the prosecution and defense on the point, the court considered that there is no evidence that the accused committed an offence, then the judge shall record on record an acquittal। तो सेक्शन 232 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस वहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद मजिस्ट्रेट को या कोर्ट सेशन ऑफ कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी ग्राउंड जहाँ पे नहीं बन रहा है, कोई भी एविडेंस जो है यहाँ पे ऐसे नहीं है जिसके बेस पे उसको पनिश किया जा सके, तो उसी टाइम उसका एक्यूटल जो उसको बरी भी किया जा सकता है। एंटरिंग अपॉन द डिफेंस, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि यहाँ पे ऐसे एविडेंस हैं जिससे लग रहा है कि उसने कोई ऑफेंस वहाँ पे किया है, तो फिर
अब वहाँ पे डिफेंस को भी मौका दिया जाएगा अपना डिफेंस रखने के लिए, डिफेंस काउंसिल को भी अपना जो है एविडेंस देने का मौका दिया जाएगा। अक्यूज्ड भी जो है अपने एडवोकेट के थ्रू जो है वहाँ पे अपना डिफेंस रख सकता है। फिर अक्यूज इज नॉट एक्यूटेड अंडर सेक्शन 232, एक्यूटल नहीं होता है इसको सेक्शन 232 के अंडर, तो उस कंडीशन में ही शैल बी कॉल्ड अपॉन एंटर ऑन हिज डिफेंस, उसको अपना डिफेंस रखने के लिए बोला जाएगा। एंड एड्यूज एनी एविडेंस मे बी हैव सपोर्ट, और जो भी एविडेंस वो देना चाहता है वो दे सकता है। इफ द एक्यूज पुट इन एनी रिटन स्टेटमेंट, अगर वो वहाँ पे कोई रिटन स्टेटमेंट देता है जज उसको जो है रिकॉर्ड करेगा। इफ द accused applies for the issue of any process of compelling the attendance of any witness or production of any document or thing, तो अगर accused वहाँ पे अप्लाई करता है ताकि किसी विटनेस को वहाँ पे कोर्ट में आने के लिए कंपेल किया जाए, उसकी अटेंडेंस करवाई जाए, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट जो है, जज साहब जो है, कोर्ट ऑफ सेशन के जज साहब हैं, वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसका पर्पस क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सेशन, वहाँ पे किसी तरीके का कोई वहाँ पे चिड़ ना हो, दूसरा जस्टिस डिले ना हो और जस्टिस डिफीट ना हो, इसके लिए जो है किसी भी पर्सन को वहाँ पे जो है कोई गवाही देने के लिए, कोई विटनेस देने के लिए जो है कंपेल किया जा सकता है, कोर्ट में उसको बुलाया जा सकता है बाय द वे ऑफ समन, या फिर किसी भी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है जो उस केस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कारण क्या है? ताकि वैक्सेशन ना हो सके, जस्टिस में डिले ना हो और जस्टिस वहाँ पे डिफीट ना हो, ये कारण हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट, अब देखिए दोनों पार्टीज को सुनने के बाद यहाँ पे फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गए। आफ्टर टेकिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर टेकिंग द एविडेंस ऑफ डिफेंस, अब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट, द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड एक्यूज शैल एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। तो जैसे ही डिफेंस के भी जो है एविडेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, प्रोसिक्यूटर जो है अपने केस को समअप करेगा और एक्यूज जो है वो रिप्लाई देने के लिए जो है यहाँ पे इंटाइटल्ड होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज, द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। अगर प्रोसेस के दौरान कोई पॉइंट ऑफ लॉ जो है एक्यूज ने वहाँ पे उठाया है, तो प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ जज जो है उसकी सबमिशन वहाँ पे कर सकता है उस पॉइंट ऑफ लॉ की। इसको हम फाइनल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है आफ्टर टेकिंग द डिफेंसिव फ्रॉम द बोथ पार्टीज जो है होता है। अब दोनों के फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जहाँ पे जजमेंट होगी, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस। तो अब यहाँ पे जज जो है जजमेंट यहाँ पे देगा। इफ द एक्यूज इन कन्विक्टेड and is not given a benefit of probation under section 360 of the code, then he shall be heard on the question of sentence and then pass sentence on the according to the law, section 235 के अंदर बोला गया है। तो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, फाइनल आर्ग्यूमेंट लेने के बाद जो है जज वहाँ पे जजमेंट सुनाएगा। अगर एक्यूज यहाँ पे कन्विक्ट होता है और उसको प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, प्रोबेशन आपने पढ़ा हुआ है जहाँ पे किसी पर्सन को जो है अगर वो छोटी एज में है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट कर रहा है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। अगर प्रोबेशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलता है 360 के अंडर, तब जो है अब उसकी सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन सज़ा देने से पहले जो कितनी सज़ा उसकी होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो उस पार्टी को सुन सकता है, हेयरिंग कर सकता है, और उस सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन को सुनने के बाद उस पर बहस होने के बाद जो है फाइनल सेंटेंस वहाँ पे पास कर देगा सेक्शन 235 के अंडर। Where the question of the amount of punishment, it was decided by the Supreme Court, Shivaji vs. State of Maharashtra, AI 2009. The punishment fully affect the social and public arrangement, so it must set an example showing unnecessary generosity by giving the insufficient punishment is not interest of the justice. तो जो punishment जो दी जाती है वो जो है सोशल पब्लिक अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, और अगर वहाँ पे ज़्यादा जेनरसिटी हुई है, गलत हुआ है, हीनियस ऑफेंस हुआ है, तो इनसफिशिएंट पनिशमेंट देना जो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान जो है रखा जाएगा। अलाउद्दीन मियान शारिफ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AI 1989, सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट decided that the accused should be provided a reasonable opportunity of hearing on the question of sentence after conviction is session cases। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे हेयरिंग जो है हो सकती है, मतलब एक्यूज वहाँ पे कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आस्क कर सकता है, और उसके बेसिस पे कोर्ट ऑफ सेशन जो है उस क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस को सुनेगी और कोई भी सेंटेंस वहाँ पे पास कर सकती है। जनरली आफ्टर द ऑर्डर द कन्विक्शन, हेयरिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस शुड टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ द हेयरिंग। जनरली नेक्स्ट डेट को पनिशमेंट जैसे ही वहाँ पे
कन्विक्शन हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि उसने ऑफेंस किया है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हेयरिंग पे जो है क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे जो है हेयरिंग की जा सकती है। मुनियाप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AR 1981 सुप्रीम कोर्ट केसेस में हेयरिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस इज नॉट मेयरली अ फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। कोर्ट जो है पॉइंट ऑफ सोशल व्यू वाइल हेयरिंग रेदर देन द जुडिशियल अप्रोच, तो इस यहाँ पे सोशल व्यू को भी ध्यान में रखती है, जुडिशियल अप्रोच को नहीं देखती है। मीन्स कि अगर उसने हीनस क्राइम किया है तो सजा भी उसके अकॉर्डिंग उसको होनी चाहिए, जुडिशियल अप्रोच वहाँ पे नहीं देखनी है। प्रीवियस कन्विक्शन का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुई है और एक्यूज इसको एडमिट नहीं कर रहा है तो इसका भी एविडेंस जो है लिया जाएगा और प्रीवियस कन्वेंशन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा वाइल गिविंग द फाइनल सेंटेंस। प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल ऑफ मैटर इंस्टीट्यूट अंडर द सेक्शन 199 क्लॉज 2, तो सेक्शन 237 of the code provide the procedure for the trial of such matter which have been instituted under the section 199 क्लॉज 2 के अंडर जो सूट फाइल केस जो फाइल किए जाते हैं उनका प्रोसीजर बता रखा है यहाँ पे। वो कौन कौन से केसेस होंगे वो बता रखा है यहाँ पे, और उनका भी ट्रायल सीधा जो सेशन कोर्ट में चलेगा। सेक्शन 199 क्लॉज 2 प्रोवाइड द प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिफामेशन मैटर्स इफ एनी मैटर ऑफ डिफामेशन इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट। सेक्शन 199 क्लॉज 2 जो है डिफामेशन की बात करता है, और डिफामेशन इन लोगों के अगेंस्ट होती है तो सीधा मैटर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सेशन कोर्ट में ला सकता है। अगर डिफामेशन का जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एनी पब्लिक ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी, तो ये सारे जो है इनके अगेंस्ट कोई डिफामेशन का मामला आता है तो उन केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इसकी कंप्लेंट जो है सेशन कोर्ट में कर देगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन जो है उस केस का जो संज्ञान वहाँ पे लेगी ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड, उस केस को सुनने के लिए। कोर्ट ऑफ सेशन शैल ट्राई सच केस अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट, और कोर्ट ऑफ सेशन इस केस को किस तरीके से सुनेगी, जैसे वो जो आपने समन केस का ट्रायल देखा था ना, जो कि विदाउट जो है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट होता है, उसी पे जो है केस को सुनेगी वहाँ पे। इन सच मैटर इफ एनी ऑफ द टू पार्टीज डिजायर देन इट कैन बी ट्राइड इन द कैमरा, अगर दोनों पार्टी चाहती हैं तो ये सारा ट्रायल जो है ऑन कैमरा भी हो सकता है। इफ द ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट फाइंड्स दैट द अक्यूज इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड डिस्चार्ज और एक्यूटेड, द कोर्ट में पास सच ऑर्डर, अगर कोर्ट को लगता है ड्यूरिंग द ट्रायल कि अक्यूज को जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है या एक्यूट किया जा सकता है, वो ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पे दे सकती है। दस इट इज क्लियर फ्रॉम दिस द सच एन ऑर्डर कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और यूनियन ऑफ टेरिटरी, तो इस तरीके के ऑर्डर जो है इनके अगेंस्ट नहीं किए जा सकते, आरोपी के अगेंस्ट किए जा सकते, लेकिन इनके अगेंस्ट ऐसे ऑर्डर वहाँ पे नहीं किए जा सकते हैं। PC जोसेफ स्टेट AR 1961 सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट इट if the complaint is found false, irrelevant and the vexation of the court can provide compensation to the accused from the complainant, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि अगर 199 क्लॉज 2 के अंडर किसी पर्सन पे ये आरोप लगाया गया कि उसने जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी के जो भी गवर्नर्स होते हैं, मिनिस्टर्स यूनियन होते हैं, उन्होंने उनकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर कोई डिफामेशन का केस उस पर्सन पे लगाया है, उस आरोपी पे लगाया है, और वो फॉल्स जो है आरोप है, इरेलीवेंट है, वैक्सेशन होती है उससे, तो फिर कंप्लेनेंट को वहाँ पे कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। मींस गवर्नमेंट को वहाँ पे उस आरोपी को जो है जिसको आरोप लगाए गए थे और कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि ये सारे आरोप जो थे फॉल्स थे, तो फिर उस पार्टी को कॉम्पनसेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से देना पड़ेगा। तो ये है आपके पास सेशन कोर्ट का ट्रायल। थैंक यू सो मच।